Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 15th of December 2023. First news, a perfect storm of deadly diseases in Gaza as war with Israel grinds on. तो इसराइल पैलेस्टीन के इशू के बारे में हम जान चुके हैं। इस न्यूज़ में क्या बताया गया है कि डेडली डिजीजेस हो सकती हैं गाज़ा में। रीज़न क्या है? फूड नहीं है, क्लीन वाटर की एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी नहीं है, शेल्टर नहीं है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर डिजीजेस हो सकती हैं, कोई एपिडेमिक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, किडनी फेलियर हो रहा है, while severe diarrhea was 4 times higher than normal. हाउस अप्रूव्स बाइडन इम्पीचमेंट इंक्वायरी। तो ये इशू क्या है? वैसे इशू इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2014 में जो बाइडन के सन थे, हंटर बाइडन, इन्होंने ज्वाइन किया था यूक्रेनियन गैस कंपनी के बोर्ड को एंड उस समय जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे। तो यूक्रेन को लेकर कोई भी पॉलिसी यहाँ पर जो यूएस बना रहा था, तो हो सकता है कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। डे आफ्टर सिक्योरिटी ब्रीच, टर्मोइल इन पार्लियामेंट। तो हमने देखा था कि पार्लियामेंट में कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था, 2 इंट्रूडर यहाँ पर घुस आए थे। तो 14 ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया फॉर रिमाइंडर ऑफ सेशन, क्योंकि इनका ये कहना था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई, हमें स्टेटमेंट चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर से कि सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर एक्रीमोनियस सीन्स हो गए एंड यहाँ पर एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंडिंग ऑपोजिशन एमपीज, तो 71 टाइम्स यहाँ पर ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड किया गया है सिंस 2019 एंड यहाँ पर डेटा बताया गया है कि मानसून 2023 में 4 एमपीज को सस्पेंड किया गया, बजट 2023 में 1, मानसून 2022 में 23। तो यहाँ पर डेटा है, तो अगर आपको डेटा देखना है तो एक बार आप देख सकते हो। आफ्टर ट्रूप रिमूवल डिमांड, तो मॉलडीव्स ने ये कहा था कि इंडिया अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले। अभी मॉलडीव्स ये कह रहा है कि वाटर सर्वे को लेकर जो हमने आपके साथ पैक्ट साइन किया था, हम इसको एंड कर रहे हैं। ये कौन से पैक्ट की बात हो रही है? तो 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था मॉलडीव्स को, क्योंकि जो मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोली, इन्होंने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर को, तो अलाउड इंडिया कि इंडिया जो है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकता है मॉलडीवियन टेरिटोरियल वाटर्स स्टडी एंड चार्ट रीफ्स का। तो अभी ये जब एंड हो जाएगा तो उसके बाद हम ये सर्वे नहीं कर पाएंगे। आगे हम चलते हैं। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। दिल्ली का इशू जो है वो आपको पता होना चाहिए, फेडरलिज्म में टॉपिक हो सकता है। बाकी दिल्ली के सिटी पेज पर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे चलते हैं। इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 4 टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम मून इन 4 ईयर्स एंड इसके अलावा हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं 2035 तक एंड हम अपने एक इंसान को मून पर भेजेंगे 2040 तक। फिर ये बताया गया एक स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट है जो कि डेमोस्ट्रेट करेगा ऑटोनॉमस डॉकिंग कैपेबिलिटी। डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट्स को अलाइन किया जाता है एक प्रिसाइज ऑर्बिट में एंड इनको साथ में ज्वाइन कर दिया जाता है। द नेचर ऑफ द फ्यूचर, तो COP28 दुबई में हो रही थी एंड यहाँ पर जो फाइनल डिक्लेरेशन हुआ है उसमें यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने की बात की गई है, फेज डाउन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स की बात की गई है। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि जो इकोलॉजिकल चैलेंज है उसके लिए हमें बहुत सारे फंड्स चाहिए और ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज अचानक से फंड्स देना स्टार्ट कर देंगे, तो फंड की प्रॉब्लम अभी भी रहने वाली है। तो 28 COP to the United Nations Framework Convention on Climate Change concluded a day late on December 13. तो बैटल ओवर वर्ड्स एंड फ्रेजेस वाज वॉन। लेकिन अगर हम क्लाइमेट चेंज को लेकर वॉर देखें तो इसमें हम नहीं जीत पाएंगे शायद। दिस इमर्जेस स्टार्कली फ्रॉम द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक जो कि लिया गया एंड हमें ये पता चला कितने ज़्यादा एमिशंस हो रहे हैं, हमें एमिशंस को कितना कम करने की ज़रूरत है एंड उसके लिए कितने एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली जितने एमिशंस हो रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेट एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। We agree that our actions must be informed by the best available science, that science in the form of the latest assessment reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change included in the stocktake says that the current nationally determined contributions जो कि convey किए गए हैं by the state parties to the UNFCCC, अगर इसको पूरी तरीके से भी implement किया जाए तो सिर्फ 2% रिडक्शन होगा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 2030 तक 2019 के कंपैरिजन में। Whereas 50% चांस है ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाई 2050 रिक्वायर्स कि हमें सबसे पहले एमिशंस को 2025 तक पीक कर देना है एंड उसके बाद सिर्फ रिड्यूस होने चाहिए एंड द रिडक्शन बाई 43% बाई 2030 एंड 60% तक रिड्यूस होने चाहिए बाई 2035। तो गैप यहाँ पर इनॉर्मस है। हम ऑलरेडी 1.1 डिग्री टेम्परेचर राइज तक पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 0.4 डिग्री सेल्सियस की ही विंडो रह गई है।
द अचीवमेंट ऑफ सेवरल एनडीसीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं, फॉर एग्जांपल हमने भी यहाँ पर अपने बहुत सारे एनडीसीज को अचीव किया है। द रिकॉर्ड सो फॉर इज एब्सिमल। इन 2009 डेवलप्ड कंट्रीज़ ने प्लेज किया था कि $100 बिलियन पर ईयर प्रोवाइड करेंगे क्लाइमेट एक्शन बाय डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन एक्चुअली $100 बिलियन अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम रिपोर्ट यहाँ पर $25 बिलियन है, इससे कम तक ही अभी तक फाइनेंस पहुंचा है। In 2024 negotiations will begin on climate finance in the 2025 period and beyond कि यहाँ पर $100 बिलियन तो एटलीस्ट फ्लोर है, और यहाँ पर ज़रूरत तो 5.8 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की है। मिटिगेशन एडाप्टेशन दोनों के लिए पैसा चाहिए। एडाप्टेशन के लिए ही यहाँ पर 215 to 387 बिलियन डॉलर अ ईयर ये रिक्वायर्ड होगा इन द सेम पीरियड। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है ये कॉन्स्टेंटली श्रिंक हो रहा है, गिवन दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज सफ़र हो रहे हैं फ्रॉम लो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो ये डिल्यूजनल है थिंक करना कि फाइनेंशियल फ्लोज अचानक से स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, ये नहीं होने वाला है। देयर वर सम सिग्निफिकेंट आउटकम्स विच शुड बी वेलकम्ड एज दे हैव द पोटेंशियल ऑफ रीओरिएंटिंग द ग्लोबल इकोनॉमी अवे फ्रॉम अनसस्टेनेबल ग्रोथ पैटर्न्स। वन, दिस इज द फर्स्ट कॉप टू एक्नॉलेज कि हमें एमिशन से डील करने के साथ साथ सोर्स से भी डील करना है कि ठीक है फॉसिल फ्यूल से एमिशन हो रहे हैं तो हमें एमिशंस को कम नहीं करना है, हमें जो सोर्स है फॉसिल फ्यूल उसको भी टारगेट करना है, जिसकी वजह से ये कहा भी गया है कि हमें एक्चुअली फॉसिल फ्यूल से फेज डाउन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसको ट्रिपल करना है, एनर्जी एफिशिएंसी रेट को डबल करना है। 3, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पर क्लीन एनर्जी कंसिडर करने की बात की गई है। देयर हैज़ बीन अ टेंडेंसी एट रीसेंट कॉप्स ऑफ इंटरेस्टेड कंट्रीज जो कि साथ में बैन करते हैं कि हम यहाँ पर इनिशिएटिव्स को अडॉप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो ग्लोबल मीथेन प्लेज पहले साइन की गई थी, इंडिया ने एक्चुअली इसको साइन नहीं किया था। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द हाउस। तो एक्चुअली यहाँ पर जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी पार्लियामेंट में उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना चाहिए कि किसकी गलती की वजह से ये हुआ है। ऑन वेडनेसडे December 13 2 यंग मैन शागर Sharma and Manoranjan D jumped into the Lok Sabha gallery, shouted anti-establishment slogans and इन्होंने कैनिस्टर्स खोल दिया जिसकी वजह से येलो स्मोक निकला। They were soon subdued by MPs and security, लेकिन पैनिक यहाँ पर हाउस में हो गया। परपेट्रेटर्स जो कि इंगेज थे, मिसगाइडेड अटैम्प्ट था टू हाईजैक प्रोसीडिंग्स हैव बीन अरेस्टेड। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द लॉ। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या चीज़ है कि यहाँ पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी क्या इतनी ख़राब थी, इंटेलिजेंस एपरेटस यहाँ पर कैसे फेल हो गया दैट द न्यू बिल्डिंग कुड बी ब्रीच्ड सो ईजली, और वो भी ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द टेररिस्ट अटैक। तो आपको तो यहाँ पर और ज़्यादा तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है 8 सिक्योरिटी पर्सनल को। येट मेनी क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड कि 2001 के आर्म्ड अटैक के बाद कंप्लीट सिक्योरिटी ओवरहॉल किया गया था, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई थी इन द ओल्ड पार्लियामेंट। दीज मेजर्स आर रिपोर्टेडली इन प्लेस इन द न्यू स्ट्रक्चर एज वेल। लेकिन फिर ये ब्रीच क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चन है ऑथर के। ब्रीच इन द फोर्ट्रेस सेम, यहाँ पर लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट है रिजर्वेशन इज ऑक्सीजन। तो एक्चुअली संडे को एक आर्टिकल आया था, संडे का मैंने न्यूज़पेपर बनाया नहीं था, लेकिन संडे को एक आर्टिकल आया था जिसमें ये कहा गया था भाई तवलीन सिंह कि जो रिजर्वेशन इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि आपके लिए हो सकता है रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए, तो अभी आपको क्या करना है, रिजर्वेशन GS1 सोसाइटी में टॉपिक हो सकता है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए वो पॉइंट्स एंड कंसर्न क्या है रिजर्वेशन को लेकर, फिर वे फॉरवर्ड की रिजर्वेशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ तो अल्टीमेटली मूव करना ही करना है। तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, ये आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। अब ऑथर जो है ये खुद इन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो ऑथर है वो रिजर्वेशन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि बेनिफिशियरीज को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो ये सारे आपको कंसर्न भी लिखने हैं। तो in the article Time to End Reservations, तवलीन सिंह begins by saying that her stance on reservation will invite controversy। लेकिन उनका ये कहना है कि रिजर्वेशन यहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन जो है ये मेरिटोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। फिर यहाँ पर ऑथर ने लोगों की स्टोरीज बताई हैं। तो ऑथर की कोई फ्रेंड थी JNU में जो कि बोडोलैंड से थी, एंड जो ऑथर की फ्रेंड उसने ऑथर को बताया कि कैसे उसने ट्रेन अपनी ज़िंदगी में कितने सालों के बाद बोर्ड की थी, एंड 3 दिन की वो जर्नी करती थी फ्रॉम द कोकराझार टू द न्यू दिल्ली, एंड जिसकी वजह से वो JNU में पढ़ सके। तो ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई थी इनके अगेंस्ट। इसके अलावा डिसएडवांटेज्ड है, मार्जिनलाइज्ड है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं है, आपको यहाँ पर कंसर्न एंड क्यों होना चाहिए सब कुछ पता होना चाहिए। As PLI takes center stage, government puts new industrial policy on back burner। तो PLI स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो ये सेंटर स्टेज पर आ चुकी है। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसका ड्राफ्ट ज़रूर सर्कुलेट किया गया था, लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाई है।
A new industrial policy, which has been in the works for over 2 years and a draft of which was circulated for consultation in December last year, has now been pushed to the back burner, with the government firmly placing its bets for now on its flagship production linked incentive scheme. GPAI ये इंडिया ने समिट होस्ट की थी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की बात की गई, इसके लिए कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए, लेकिन चैलेंज ये है कि इसको आप ग्लोबल कैसे बनाओगे, क्योंकि जो GPAI है इसका चाइना मेंबर ही नहीं है, एंड चाइना भी टेक्नोलॉजी में इतना आगे है। नेक्स्ट आर्टिकल 370 वर्डिक्ट एंड द वर्ल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से एप्लीकेबल है एंड यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट्स seal of approval this week on the constitutional changes in Jammu and Kashmir evoked no major international reactions except from the usual suspects. Pakistan refused to acknowledge the supremacy of the Indian constitution over Jammu and Kashmir. तो चाइना said it didn't recognize the so-called union territory of Ladakh, and OIC ने ये कहा कि ये सब कुछ इलीगल है, यूनिलेटरल मेजर्स लिए गए हैं। 4 साल पहले जब ये किया गया था बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्या क्या हुआ था, तो पाक एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। तो आफ्टर द स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK वॉज रिमूव्ड एंड द स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 UTs, तो पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था, हमने भी यही किया था। UAE ने ये कहा था कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। सऊदी अरेबिया ने ये कहा था कि पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस। वेस्टर्न पावर्स, तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हम US की बात करें तो US बहुत केयरफुल एंड नुआंस्ड था अपने कमेंट्स में लेकर। US का ये कहना था कि हम डेवलपमेंट्स को क्लोजली देख रहे हैं। बाकी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये विजिट करते हैं। चाइना कंप्लेन करता है कि आप यहाँ पर लद्दाख को UT बनाकर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी हमारी अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख जो है वो हमारा पार्ट है। तो ये सारे इशूज़ यहाँ पर हुए। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो जो यहाँ पर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था, उसके बाद क्या यूनियन को ज़्यादा पावर यहाँ पर मिल गई, तो क्या ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बहुत प्रोविजंस मिलेंगे कि किसी स्टेट को यहाँ पर ज़्यादा पावर दी गई। पावर एज सच कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज क्वाजी फेडरल, वाइल इन अ यूनिटरी सेटअप द पावर टू लेजिस्लेट कॉन्सेंट्रेटेड होती है इन द सेंटर। फेडरल स्ट्रक्चर में जो यूनिट्स हैं जो कि फेडरेशन को फॉर्म करती हैं, उनके पास वेरिंग डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी होता है। तो अगर आप यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस देखो, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 371A वाले, तो जो आर्टिकल 371 आपको मिल जाएंगे, इसमें जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, इसमें यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी गई है, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है कि यहाँ पर आपके कल्चर को देखकर लॉ बनाया जाएगा। तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाइल स्टेट्स डोंट डू हैव ऑटोनॉमी, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ज़्यादा सेंटर की तरफ टिल्ट है। तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा यूनिटरी है एंड लेस फेडरल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अलाउज सर्वे ऑफ मथुरा ईदगाह करंटली एज ओल्ड डिस्प्यूट। तो यहाँ पर पिटिशनर का बेसिकली ये कहना है कि ये जो यहाँ पर मथुरा में ईदगाह बना हुआ है, ये बना हुआ है बोथ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा में। तो एक्चुअली यहाँ पर जो औरंगजेब था, इसने यहाँ पर मॉस्क बनवा दिया था और यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का बर्थ हुआ था। तो वही जैसा राम जन्मभूमि का इशू है, सिमिलर इशू है यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। अगर और भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।